शिक्षा भवन एकेडमी। माय नेम इज राहुल कुंडेर और आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट बताए थे, मूल कॉन्सेप्ट के बारे में। 3 टॉपिक से मेनली मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चंस बनते हैं। एक आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स से रिलेटेड होता है, एक n फैक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और एक होता है आपका इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड। तो हम आज एक एक करके क्वेश्चंस करने वाले हैं कि आखिर क्वेश्चंस आखिर आते कैसे। जैसे कि मैं पहला एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे कि फाइंड मोल, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एटम। एक क्वेश्चन है नॉर्मली कि आप मोल निकालना है, मॉलिक्यूल भी निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम भी निकालना है। एग्जांपल में दे रहा हूं आपको 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, आपके पास 5 से 10 सेकेंड है, आप एक बार क्वेश्चन देखिए और कोशिश करिए करने की। वो जो चार्ट आपको बना के दिया था, मैंने चार्ट बनाया था, उसको देखना नहीं है, उसे याद करना है और उसके बाद कोशिश करिए। ये क्वेश्चन कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपके पास टाइम है, आप स्क्रीनशॉट खींच के सॉल्व कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ। 17 ग्राम ऑफ अमोनिया दे रखा है। सबसे पहले मैं मोल निकालूंगा। मोल कैसे निकालते थे? एक तरीका था, अगर आपके पास गिवन वेट दे रखा है तो आप मोलर मास से डिवाइड करोगे। तो 17 ग्राम अपॉन में मोलर मास ऑफ अमोनिया। मैंने अभी इससे प्रीवियस क्लास में आपको मोलर मास निकालना सिखाया था। एक बार फिर से देख लेते हैं हम कि अमोनिया का मोलर मास होगा क्या। तो अमोनिया क्या है? NH3। इसके अंदर एक नाइट्रोजन एटम है और क्या है? हाइड्रोजन एटम है। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 14 और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1 और एटम कितने हैं? 3, यानी कि 3। तो 14 + 3 कितना होगा? 17। कितना होगा? 17, यानी कि 17 अपॉन 17। तो आपका कितना मोल आ गया? 1 मोल। ठीक, अब बात करते हैं मॉलिक्यूल। मैंने बताया था जो भी आपका मोल आया हो उसकी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई Na से करूंगा तो क्या आएगा? Na ही आएगा और कुछ तो नहीं आने वाला है। तो Na ये इतने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने ग्राम ऑफ अमोनिया में प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन से रिलेटेड। अगर मेरे पास कोई न्यूट्रल एटम है, जैसे कि मैंने ऑक्सीजन उठा लिया, नाइट्रोजन उठा लिया, कार्बन उठा लिया, ये क्या है? न्यूट्रल एटम्स हैं। ये जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं, इनके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो अमोनिया है उसके पास 2 एटम्स है, एक नाइट्रोजन है और एक 3 हाइड्रोजन है। कहने का मतलब है दोनों के दोनों ही क्या है? न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल एटम है, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होने वाले हैं और उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होने वाले हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कैसे निकालते थे? जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता था, मान लेते हैं Na मॉलिक्यूल थे, उसकी हम मल्टीप्लाई करते थे इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते थे। अब पता लगाते हैं कि आखिर अमोनिया में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते कितने हैं। तो आप देखो, अमोनिया है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और हमें पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता चल जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब कोई एटम न्यूट्रल होता है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 7 होने वाले हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 7 होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 7 होंगे। मैं बात करूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन के बारे में क्या ख्याल है आपका? हाइड्रोजन जो कि 1s1 होता है, हाइड्रोजन के पास एक अकेली ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी एक होता है, प्रोटॉन एक होता है, लेकिन न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन एक होता है, प्रोटॉन एक होता है और न्यूट्रॉन
एक भी नहीं होता है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो इक्वल आने वाले हैं, लेकिन न्यूट्रॉन इक्वल नहीं आने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने वाले हैं? एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन थे और हाइड्रोजन के पास 3 बंदे थे, एक के पास एक होता है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल 10 Na इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस अमोनिया में प्रेजेंट है। अगर मुझसे कोई प्रोटॉन पूछे तो प्रोटॉन्स भी सेम आने वाले हैं, लेकिन न्यूट्रॉन चेंज होने वाला है क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता है। तो ठीक है, निकालते हैं न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो न्यूट्रॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की मल्टीप्लाई करेंगे न्यूट्रॉन से, तो न्यूट्रॉन इसमें हाइड्रोजन में तो एक भी नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन होते हैं और वो कितने होते हैं? 7। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, तो ये कितना बनेगा? 7 Na। ये टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। अभी तक के क्वेश्चन में हमने मोल कर लिया, मॉलिक्यूल्स निकालना सीखा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखा। लास्ट फाइनली आपका बचा नंबर ऑफ एटम। इसे भी निकालते हैं। एटम कैसे निकालते हैं? हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसकी मल्टीप्लाई करते थे हम एटॉमिसिटी से। तो Na अब पता लगाते हैं आखिर इसमें एटॉमिसिटी कितनी होगी। मैंने बताया था एटॉमिसिटी के बारे में, कितने नंबर ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। तो इसमें 3 हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन का एटम है, यानी कि 3 और 1 4 बनते हैं। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो ये कितना आ जाएगा? 4 Na। ये क्या हो गया? आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए। तो जो मैंने वो चार्ट बनाया था वो सिर्फ ऐसे ही नहीं था, वो इन क्वेश्चंस के लिए था कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर एटम कितने होंगे। ये एक न्यूट्रल एलिमेंट लिया था। अब मैं इसके बाद एक चार्ज का एलिमेंट लेने वाला हूं, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेम है, मोल निकालना है, मॉलिक्यूल भी निकालना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम सब कुछ निकालना है। बस इस बार मैंने क्या किया है, जो पिछली बार न्यूट्रल एलिमेंट था उसकी जगह मैंने क्या किया है, एक चार्ज एलिमेंट रखा है। चार्ज एलिमेंट से सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट याद रखो, जब भी मैं किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज लगाता हूं तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन के साथ खेल खेला जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है, वो शांति से अंदर बैठे हुए होते हैं। जब भी कोई चार्ज एंट्री करता है या फिर हम किसी को डोनेट करते हैं या गेन करते हैं, तो वो सारा ठेका किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। कहने का मतलब जो सराउंडिंग में हमारे इलेक्ट्रॉन नाच रहे हैं उन्हीं का खेल है कि कभी भी अगर कोई किसी के ऊपर कोई चार्ज आ रहा है, चाहे प्लस में आ रहा है चाहे माइनस में आ रहा है, तो डोनेट कर रहा है या गेन कर रहा है, तो वो किसके ऊपर इफेक्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शांति से अंदर बैठे होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। 54 ग्राम ऑफ Al+3 दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। मोल का सीधा सा फॉर्मूला, तो 54/27 यानी कि 2 मोल। देन अगला क्वेश्चन अपना मॉलिक्यूल निकालना है। मोल हो चुका है, मॉलिक्यूल कैसे निकालते थे? जो हमारे पास मोल होता था उसकी मल्टीप्लाई करते थे हम Na से, जो कि एवोगैड्रो नंबर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ गए? 2Na हो गया। अब अगला बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब आता है कॉन्सेप्ट कि Al+3 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे। इससे पहले मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जो चार्ज आता है वो मेनली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। प्लस चार्ज आ रहा है या माइनस चार्ज आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो किस पे, इसी को हम ये +3 या -3 से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 13 और मास होता है 27। तो हमें पता होता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन 13 है, इलेक्ट्रॉन भी 13 थे, लेकिन क्या हुआ कि +3 की वजह से इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? डोनेट कर दिए, और डोनेट करने की वजह से इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 हो गए। प्रोटॉन कितने हो गए? 13। अब बता निकालते हैं न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। जो हमारा मास होता है, यानी कि जो हमारा मास होता है वो मेनली न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। देखो मास क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। मैंने एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के पास ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक एटम का जो मास होता है वो कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर।
तो न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। तो मास कितना दिया है 27, प्रोटॉन हमें पता है कितना है 13 है, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे आपके 14। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं 14 है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पुट करना है। तो प्रोटॉन क्या, इलेक्ट्रॉन कितने आए हमारे पास 10, तो इसके मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो 20 Na हो गया। प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, 2Na हमारे पास मॉलिक्यूल है, प्रोटॉन्स कितने थे इसके अंदर 13 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 13 टू द 26 Na। देन फाइनली न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने 14 है, तो 2Na इनटू में 14 टू द 28 Na। एक चीज समझ में आ रही है, इससे पहले जो न्यूट्रल क्वेश्चन किया था हमने उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल आए थे, क्योंकि हाइड्रोजन ले रखा था, इस वजह से हमारा न्यूट्रॉन इक्वल नहीं आया था। लेकिन जब मैंने एक चार्ज का क्वेश्चन लिया तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों ही डिफरेंट आंसर आए। लास्टली हमारा क्या था एटॉमिसिटी, या फिर एटम्स निकालते थे, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते थे उनकी हम मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पर एक ही एटम है तो मैं एक से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 2Na होंगे। देन फाइनली मैंने ये एक चार्ज का क्वेश्चन और एक नॉर्मल क्वेश्चन करा दिया। आप चाहे तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन लिख देता हूँ जिसका आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं घर बैठ के, और क्वेश्चन सेम ही रहेगा आपके पास, मोल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कुछ ऐसे ही निकालना होगा। बस मैं एक आधा क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, जैसे आप कोशिश कर सकते हैं 18 ग्राम ऑफ H2O चाहे तो यूज कर सकते हैं, या फिर 26 ग्राम ऑफ NO2 माइनस, या आप यूज कर सकते हैं 98 ग्राम ऑफ SO4 2 माइनस। आप चाहे तो इन तीनों क्वेश्चन को घर बैठ के कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन रहेगा, मोल भी निकालो, मॉलिक्यूल भी निकालो, इलेक्ट्रॉन भी निकालो, प्रोटॉन भी निकालो, न्यूट्रॉन भी निकालो और एटम्स भी निकालो। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। देखो क्या है, क्या है, which of the following having maximum number of electron, यानी कि आपके पास चार ऑप्शन है, ए 18 ग्राम ऑफ H2, बी 11.2 लीटर ऑफ N2, सी 27 ग्राम ऑफ Al+3, डी 3Na ऑफ CO2। आपको निकालना क्या है, इन चार में से किस ऑप्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप एक एक करके कोशिश करिए, स्टार्ट करिए निकालना, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था, बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। हम एक एक करके क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले मोल चाहिए होगा। मोल कैसे निकालते थे, 18 ग्राम जो गिवन वेट है अपॉन में मोलर मास H2O का कितना होता है 18, यानी कि 1 मोल आ गया। मॉलिक्यूल के लिए मुझे क्या करना होता था, Na से मल्टीप्लाई करना होता था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ चुके। देन फाइनली मुझे क्या करना होता था, इसके इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना होता था। तो ये मॉलिक्यूल्स आ गए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, टोटल कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ओवरऑल इसके पास कितने आ गए 18 से 18 कर यानी कि 10 Na, ये टोटल नंबर ऑफ इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। आते बी ऑप्शन पर 11.2 लीटर ऑफ N2। मैंने आपको बताया था दो तरीके से, एक गिवन वेट देके भी आपसे पूछ सकता है, एक बार गिवन वॉल्यूम। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 11.2 को आपको क्या करना पड़ेगा 22.4 लीटर से डिवाइड करना पड़ेगा, और मॉलिक्यूल अगर आपको निकालना है तो फिर से वही Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन फाइनली अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाइट्रोजन जिसके पास के एक एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 है यानी कि कितने से कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करने वाला हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके अंदर 14 है। तो 11 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 1 2 हो जाएगा, और अगर मैं इसको इससे काटता हूं तो 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 Na। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 7 Na। ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं 27 ग्राम ऑफ Al+3। ठीक है, गिवन वेट कितना दिया है 27, एल्यूमिनियम का मोलर वेट भी 27 ही होता है। Na से मल्टीप्लाई Na से ही करूंगा, ठीक है, Na से ही मल्टीप्लाई करूंगा। देन फाइनली इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है यानी कि -3 यानी कि 10 आ गया। इसको मल्टीप्लाई मैं करूंगा 10 से, 27 से 27 कट होगा, देन फाइनली कितना बनेगा ये 10 Na टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन फाइनली डी पर आते हैं।
3Na। देखो इस बात को समझो, इस 3Na का क्या मतलब है। 3Na का मतलब है, अब आपको मोल नहीं दे रखा है, उसने सीधे आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। आपका काम आसान कर दिया, आपको पहले मोल से मोल निकालना पड़ता, मोल से मॉलिक्यूल निकालना पड़ता था। अब इस बार उसने पहले से ही क्या दे रखा है, आपको मॉलिक्यूल दे रखे हैं। आपका काम इतना आसान हो चुका है कि आपके पास मॉलिक्यूल पहले से, यानी कि आपको सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना है। तो CO2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, कार्बन के पास 6 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, मल्टीप्लाई कितने से की जाएगी, 2 से। तो ये हो जाएगा 8 2 16 और 6 22, यानी कि कितना हो गया, 22 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं यहाँ, तो ये आपका हो जाएगा 22 के 66, यानी कि 66 Na। ये आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब आपके पास चार ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं। आपको दिख रहा होगा इनमें से दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर सिमिलर काइंड के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सी में भी 10 Na है और ए में भी 10 Na है और बी में 7 Na है। देन फाइनली आपको दिख रहा होगा जो आपका डी ऑप्शन है। क्या है आपका, जो आपका डी ऑप्शन है उसमें 66 Na यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या जाएगा, डी जाएगा। यानी कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए कि आपको क्वेश्चन जो भी आपके पास रिफ्रेशर है, जो भी आपके पास मटेरियल है, उससे कोशिश करिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, बस जो चार्ट बना है उसको दिमाग में याद रखना। उसके बाद इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि नहीं छूटने वाला है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से क्या कह रहा है, which of the following denotes n factor of KMnO4 in acidic medium। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो KMnO4 के n फैक्टर को डिनोट कर रही है इन एसिडिक मीडियम। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज याद रखनी होगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ एक्सेप्शंस हैं एन फैक्टर के जो कि आपको याद रखने होंगे। तो ये वो पहला एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, ये जो KMnO4 होता है ये एकमात्र एक अकेला ऐसा बंदा होता है जो एसिड में कुछ और एन फैक्टर शो करता है, बेस में कुछ और एन फैक्टर शो करता है और न्यूट्रल मीडियम में कुछ और एन फैक्टर शो करता है। एसिडिक मीडियम में ये जो एन फैक्टर शो करता है वो कितना होता है, 5, और बेसिक में 1 और न्यूट्रल में 3, यानी कि 513। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल 513। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है KMnO4 की, जो एसिड में 5 शो करता है, बेस में 1 शो करता है और न्यूट्रल में 3 शो करता है। आपको इतनी चीज अगर KMnO4 के बारे में अगर पता हो तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा है, क्योंकि हमें एन फैक्टर पता है कि रिएक्शंस में हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से कि कितने गेन हो रहे हैं या कितने लॉस हो रहे हैं, उस हिसाब से एन फैक्टर निकालते हैं। अब आपको पता है कि एसिड का एन फैक्टर कितना है, 1। आपको इन चार रिएक्शंस में ये सिलेक्ट करना होगा कि इनमें से किस रिएक्शन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है या फिर लूज हो रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें अपनी रिएक्शन में पता चल जाएगा कि वो एसिडिक मीडियम में है या बेसिक में है या न्यूट्रल मीडियम में। स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। तो आपको पता है KMnO4 में जो Mn होगा वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और यहाँ पर ये +4 में जाएगा, यानी कि +7 से +4 में जाने का क्या मतलब है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्या मतलब हो गया कि इसका एन फैक्टर कितना है, 3। इस हिसाब से ये जो रिएक्शन है वो किस मीडियम में, आपकी न्यूट्रल मीडियम में, यानी कि ये एसिडिक मीडियम में नहीं है। अगर इसी की जगह क्वेश्चन में यहाँ न्यूट्रल मीडियम दे रखा होता तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक होता, ए ठीक होता। बी ऑप्शन पे आपने फिर से KMnO4 +7 में होगा और ये +7 से किस में जा रहा है, +6 में, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का गेन। 1 इलेक्ट्रॉन का गेन का क्या मतलब है, 1 इलेक्ट्रॉन के गेन का मतलब है कि ये किस मीडियम में है, बेसिक मीडियम में। किस मीडियम में है ये, बेसिक मीडियम में, क्योंकि बेसिक में ही उसका एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। देन फाइनली तीसरे पर आते हैं। तो Mn +7 से था +2 में आया, तो यहाँ पर इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में।
जब ये एसिडिक मीडियम में है यानी कि यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 3 यानी कि सी। एक बार हम 4 भी देख लेते हैं तो ठीक है, ये +7 से किस में गया है +4 में, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है, यानी कि ये भी किस में है न्यूट्रल मीडियम में है। तो आपको क्वेश्चन करना तो आना ही चाहिए। साथ में आपको एक अच्छा क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है कि अगर वो ऑप्शंस नहीं है, अगर इसमें सी ठीक है तो क्यों ठीक है, और बी और ए इसके अगर आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक क्वेश्चन नहीं, ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए। यानी कि अब यहाँ से अगर वो कभी बेसिक कर दे, न्यूट्रल कर दे, मतलब टोटली मिला के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन को कुछ भी चेंज कर सकता है, यहाँ पर सीधे एन फैक्टर लिख के दे दे, आपको मीडियम ना लिख के दे, क्वेश्चन यही होगा, लेकिन चेंज करेगा कुछ ना कुछ और आपका आंसर भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो ये एन फैक्टर रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो मैंने कराया आपको। अब एक फाइनल अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम इक्विवेलेंट वेट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका भी कॉन्सेप्ट बताया था कि इक्विवेलेंट वेट कुछ और नहीं होता है, इसको हम डिनोट करते हैं EW से, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो एन फैक्टर का ही है, मोलर मास तो आप निकाल ही सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जो H3PO4। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने KMnO4 में बताया था कि जितने भी फॉस्फोरिक एसिड के कंपाउंड्स होते हैं ये भी एक्सेप्शंस हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे, क्यों? क्योंकि देखो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था कि एसिड्स में जो हम एन फैक्टर निकालते हैं वो नंबर ऑफ H प्लस से निकालते हैं। अगर मैं इन तीनों को देख रहा हूँ तो इन तीनों में मुझे क्या कॉमन लग रहा है, इसमें भी H3 है, इसमें भी H3 है, इसमें भी H3 है, यानी कि क्या कहने का मतलब क्या है H3 H3 H3। अगर मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखूं तो इसका भी एन फैक्टर 3 होना चाहिए, इसका भी एन फैक्टर 3 होना चाहिए, और इसका भी एन फैक्टर 3 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो फॉस्फोरिक एसिड्स होते हैं इनके जो एन फैक्टर निकालते हैं हम, उसके लिए हम कोई और मेथड इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली में मेथड कुछ नहीं, ये एक्सेप्शन है। इनके एन फैक्टर निकालने से पहले आपको इनके कंपाउंड्स पता होने चाहिए कि आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मैं एक एक करके स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं। POH OH OH, ये है आपका H3PO4, देन PO OH OH और H, ये आपका H3PO3, और फाइनली P4 OH H H, ये आपका H3PO2। यही कंपाउंड्स दे रखे हैं, H3PO4 है, H3PO2 है और H3PO3 है। तो जब फॉस्फोरिक एसिड की बात आती है तो उसमें जो हम एन फैक्टर निकालते हैं वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन से नहीं निकालते हैं, हम निकालते हैं उसमें नंबर ऑफ OH आयन कितने प्रेजेंट हैं। तो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर जो H3PO4 है उसमें कितने OH आयन प्रेजेंट हैं, 3 आयन, यानी कि इसका जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा 3 होगा। H3PO2 ये क्या, इसमें कितने OH आयन प्रेजेंट हैं, 1 प्रेजेंट, यानी कि इसका एन फैक्टर कितना होने वाला है 1 होने वाला है। देन फाइनली आपके पास क्या है H3PO3, यानी कि 1 और 1 2, कितने हैं 2, तो आपके पास क्या हो गया 2, यानी कि 2 है, इसका 1 है, इसका 3 है। अब हम इक्विवेलेंट वेट पर आते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता था मोलर मास बाय एन फैक्टर, क्योंकि हर किसी कंपाउंड अलग अलग है तो इनका मोलर मास भी अलग होगा। अगर मैं जनरल सेंस में कहूं तो इसका जो भी मोलर मास होगा और डिवाइडेड में इसका एन फैक्टर कितना था 3, और इसका जो भी मोलर मास होगा डिवाइडेड में एन फैक्टर कितना है 1, और इसका जो भी मोलर मास है डिवाइडेड में एन फैक्टर 2। अब आपका काम क्या है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका आंसर मार्क करना है, और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा कि इन तीनों में से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका आंसर ठीक है। तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो आज का हम अपना लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, अरेंज इन अकॉर्डिंग टू एन फैक्टर, यानी कि आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द एन फैक्टर। आपके पास 6 ऑप्शन है A B C D E F,
आपको अरेंज करना है, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके कैसे अरेंज करेंगे। H3PO4, अभी मैंने बताया आपको जो जितने भी फॉस्फोरिक एसिड्स के कंपाउंड होते हैं उनमें हम कैसे डिनोट करते हैं, उनमें कैसे एन फैक्टर निकालते हैं, नंबर ऑफ OH आयन। तो मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया था, प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो H3PO4 होता है इसका एन फैक्टर कितना होता है, 3 होता है। Mn+4, मैंने आपको ये भी बताया था जितने भी चार्ज वाले कंपाउंड्स होते हैं जैसे Mn+2, Mn+4, Cr+6, इनका जो एन फैक्टर होता है वो डिनोट किया जाता है इनके चार्ज से। तो इसका एन फैक्टर कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। फाइनली सी ऑक्सैलिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है COOH और COOH, तो इसमें जितने H प्लस होते हैं वही इसका एन फैक्टर होता है, तो इसका एन फैक्टर भी कितना होने वाला है, 2। ये भी ऑक्सैलिक एसिड है, ये भी ऑक्सैलिक एसिड है, क्या चीज चेंज की है, ये ड्राई है और ये क्या है, मॉइस्ट है। यहां से बस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला था कि मैं ड्राई लूं या मॉइस्ट लूं, ये जो पानी लगा हुआ है या फिर जो मैंने डॉट 2H को जोड़ रखा है इससे हमारे एन फैक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इसका भी जो एन फैक्टर है वो कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। देन फाइनली KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम, मैंने अभी आपको बताया था 513 ट्रिक याद रखनी है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, न्यूट्रल में कितनी थी, 3, तो इसका भी क्या होने वाला है, एन फैक्टर 3 होने वाला है। फाइनली NaCl सॉल्ट, हमने एसिड का पढ़ा था, बेस का पढ़ा था, रिएक्शंस का पढ़ा था, एक्सेप्शंस भी पढ़े थे। देन फाइनली सॉल्ट का कैसे निकालते हैं, तो सॉल्ट का निकालने के लिए कोई अलग से मेथड नहीं है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या तो आप टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट कीजिए या फिर कैलकुलेट कीजिए टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1, तो इसका जो एन फैक्टर क्या होने वाला है, 1, यानी कि सॉल्ट्स में हम कैसे एन फैक्टर निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो NaCl में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कितना होगा, 1, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1। अब मैं इसको अरेंज कर लेता हूं, अगर मैं कम से ज्यादातर बढ़ता हूं तो देखो NaCl F सबसे पहले आने वाला है, इसका सबसे कम है, देन D आएगा और D के साथ साथ C भी आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं E के पास जाऊंगा और E के साथ साथ A भी है, और देन फाइनली सबसे लास्ट में क्या होने वाला है, B। तो ये थी अरेंजमेंट आपके एन फैक्टर की। आज के लेक्चर में मैंने आपको पूरी तरीके से कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं कि एन फैक्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने कई प्रकार के एक्सेप्शंस के साथ भी कई प्रकार के क्वेश्चंस के साथ कोशिश की कि एन फैक्टर निकालना कैसे निकाला जाता है, अलग अलग तरीके से सिखाया, और मैंने कोशिश की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालने की, और लास्ट जो एक टॉपिक था इक्विवेलेंट वेट। मैंने आज आपको मूल कॉन्सेप्ट में तीनों चीजों को अच्छे तरीके से करा दिया। अब इसके बाद आप जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको अपने पास जो भी रिफ्रेशर है उसका यूज करके क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। और फाइनली आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल शिक्षा 1 अकेडमी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे अगली क्लास की नोटिफिकेशन या फिर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।